अध्याय 4 चाबियों का रखवाला। भड़ाम! किसी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया। डडली चौंक कर जागा। बम कहाँ फटा? उसने मूर्खों की तरह पूछा। तभी उसके पीछे धमाका हुआ और वर्नन अंकल कमरे में फिसलते हुए आए। उनके हाथ में राइफल थी। अब सबको पता चल गया कि उस लंबे पैकेट में क्या था जो वो खरीद कर लाए थे। कौन है? वे चिल्लाए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास बंदूक है। कुछ पल खामोशी रही, फिर धड़ाक! दरवाजे को इतनी ताकत से धक्का दिया गया कि उसके कब्जे उखड़ गए और दरवाज़ा ज़मीन पर गिरा तो उसकी आवाज़ ने कान के पर्दे हिला दिए। दरवाजे की चौखट पर एक भीमकाय आदमी खड़ा था। लंबे खिचड़ी बालों और जंगली उलझी दाढ़ी की वजह से उसका चेहरा लगभग पूरी तरह से छुप गया था, परंतु उसकी आंखें काले बीटल की तरह उसके बालों के बीच चमक रही थीं। भीमकाय आदमी को झोपड़ी में घुसने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ना पड़ा और अंदर आते समय वह झुक गया ताकि उसका सिर छत से न टकरा जाए। उसने झुककर दरवाज़ा उठाया और आसानी से दोबारा चौखट में लगा दिया। बाहर से आ रही तूफानी आवाज़ अब थोड़ी कम हो गई थी। वह मुड़कर उन लोगों को देखने लगा। कोई एक कप चाय पिलाएगा? सफ़र आसान नहीं था। उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ाए जहाँ डडली दहशत के मारे जमा बैठा था। मोटे थुलथुल, दूर हटो, अजनबी ने कहा। डडली ने चूं चूं जैसी आवाज़ निकाली और अपनी माँ के पीछे छुपने के लिए दौड़ लगा दी, जो डरी और सहमी सी वर्नन अंकल के पीछे दुबकी हुई थी। और ये रहा हैरी, भीमकाय आदमी ने कहा। हैरी ने उस खूंखा जंगली धुंधले चेहरे को देखा। भीमकाय आदमी की बीटल जैसी चमकती आंखें मुस्कुरा रही थीं। हैरी, हमने तुम्हें तब से नहीं देखा जब तुम बहुत छोटे थे, भीमकाय आदमी ने कहा। तब तुम काफ़ी हद तक अपने डैडी की तरह दिखते हो, परंतु तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी हैं। वर्नन अंकल के मुंह से एक अजीब सी खरखराती आवाज़ निकली। मैं कहे देता हूँ, आप तत्काल यहाँ से चले जाएं सर, उन्होंने कहा। आप ज़बरदस्ती अंदर घुस आए हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, डर्सली डरपोक कहीं के, भीमकाय आदमी ने कहा। उसने सोफे के पिछले हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया। वर्नन अंकल के हाथ से बंदूक छीनकर उसने इतनी आसानी से मोड़ दिया जैसे वह रबर की बनी हो, और फिर उसने कमरे के कोने में फेंक दिया। वर्नन अंकल ने एक और अजीब सी आवाज़ निकाली, जैसे किसी चूहे पर पैर रख दिया गया हो। भीमकाय आदमी ने डर्सली परिवार की तरफ पीठ करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद रास्ते में कहीं हम इसके ऊपर बैठ गए होंगे, पर लगता है इसका स्वाद अच्छा ही होगा। अपने काले ओवरकोट की अंदर वाली जेब से उसने थोड़ा दबा हुआ पैकेट निकाला। हैरी ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक बड़ा चिपचिपा चॉकलेट केक था जिस पर हरी चाशनी में लिखा था, हैप्पी बर्थडे हैरी। हैरी ने भीमकाय आदमी की तरफ देखा। वह कहना चाहता था धन्यवाद, परंतु ये शब्द मुंह तक आते आते गुम हो गए और उसके मुंह से धन्यवाद के बजाय निकला, आप कौन हैं? भीमकाय आदमी हंसा। सही बात है, हमने अपना परिचय नहीं दिया। हम रूबियस हैग्रिड हैं, हॉगवर्ट्स की चाबियों और मैदान के रखवाले। फिर उसने अपना विशालकाय हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते समय हैरी की बाह को हिलाकर रख दिया। तो चाय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने अपने दोनों हाथों को मलते हुए कहा। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई ज़्यादा जोरदार चीज़ हो तो हम उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। उसकी नज़र खाली अंगीठी पर पड़ी जिसमें सिकड़े हुए चिप्स के पैकेट पड़े थे, और उसने नाक मुँह सिकोड़ ली। फिर वह अंगीठी पर झुका। वे लोग यह नहीं देख पाए कि उसने क्या किया, परंतु जब वह एक पल बाद हटा तो वहाँ पर आग की तेज़ लपटें ढधक रही थी। आग की वजह से सीली झोपड़ी में लहराती हुई रोशनी भर गई और हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गर्म पानी के टब में बैठ गया हो। भीमकाय आदमी एक बार फिर सोफे पर बैठ गया, उसके वजन से दबा जा रहा था। वह अपनी कोट की जेबों से ढेर सारा सामान निकालने लगा। तांबे की केतली, कबाब का दबा हुआ पैकेट, पॉकर, चाय की पतीली, लकड़ी के कई मग और एक गहरे रंग की बोतल जिसमें से उसने चाय बनाने से पहले एक घूंट पिया। जल्दी ही भुन रहे कबाबों की आवाज़ और खुशबू झोंपड़ी में भर गई। जब भीमकाय आदमी काम कर रहा था तो सब चुपचाप रहे, परंतु जब उसने 6 मोटे रसदार हल्के भुने कबाब पोकर से बाहर निकाले तो डडली थोड़ा छटपटाया। वर्नन अंकल ने तेजी से कहा, डडली, उसकी दी कोई चीज़ मत छूना। भीमकाय आदमी ने ठहाका लगाया। तुम्हारे मोटे थुलथुल बेटे को और मोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है डर्सली, चिंता मत करो।
उसने हैरी को कबाब दिया, जो इतना भूखा था कि उसे लगा जैसे इतनी सी अच्छी चीज़ पहले कभी नहीं खाई थी। पर अब भी वो अपनी आंखें भीमकाय आदमी से हटा नहीं पा रहा था। आखिरकार जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो उसने कहा, माफ़ कीजिए, परंतु मैं अब भी सचमुच नहीं जानता कि आप कौन हैं। भीमकाय आदमी ने चाय का एक बड़ा घूंट लिया और हथेली के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा। हमें हैग्रिड कहो, उसने कहा। सभी हमें इसी नाम से बुलाते हैं, और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हम हॉगवर्ट्स में चाबियों के रखवाले हैं। वैसे तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो सब कुछ जानते ही होगे। नहीं, हैरी बोला। हैग्रिड को जैसे सांप सूंघ गया। सॉरी, हैरी ने तत्काल कहा। सॉरी? हैग्रिड गरजा और डर्सली परिवार को घूरने लगा, जो छायाओं के पीछे छुप गया है। सॉरी तुम्हें नहीं, उन्हें कहना चाहिए। हम जानते हैं कि तुम्हें चिट्ठियाँ नहीं मिल रही थीं, परंतु हमने यह कभी नहीं सोचा था कि तुमने हॉगवर्ट्स का नाम तक नहीं सुना होगा। कसम से, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे मम्मी और डैडी ने यह सब कहाँ सीखा? क्या सीखा? हैरी ने पूछा। क्या सीखा? हैग्रिड गरजा। एक मिनट रुको। वह उछलकर खड़ा हो गया। हैग्रिड गुस्से में पूरी झोंपड़ी के आकार का लग रहा था। डर्सली परिवार दीवार से दुबका खड़ा था। इसका क्या मतलब है? वह डर्सली पत्नी को घूरकर गुर्राया कि ये बच्चा किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। हैरी को लगा कि बात हद से आगे बढ़ गई है। वह स्कूल जाता था और उसके नंबर भी बुरे नहीं थे। मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ, उसने कहा। देखिए, मैं गणित में वगैरह में अच्छा कर सकता हूँ। परंतु हैग्रिड ने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, मेरा मतलब है हमारी दुनिया के बारे में, तुम्हारी दुनिया के बारे में। हमारी दुनिया, तुम्हारे मम्मी डैडी की दुनिया। कौन सी दुनिया? ऐसा लग रहा था जैसे हैग्रिड किसी बम की तरह फटने वाला हो। डर्सली, वह गरजा। वर्नन अंकल का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और वे फुसफुसाकर काय जैसा कुछ बोल रहे थे। हैग्रिड हैरी को हैरानी से घूर रहा था। परंतु तुम्हें अपनी मम्मी डैडी के बारे में पता होना चाहिए, उसने कहा। हमारा मतलब है वे लोग मशहूर हैं, तुम भी मशहूर हो। क्या? मेरे मम्मी डैडी मशहूर हैं? क्या सचमुच? तुम्हें नहीं पता? हैग्रिड ने अपने बालों में उंगलियां फिराई और हक्का बक्का होकर हैरी को घूरने लगा। तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम क्या हो? उसने अंत में पूछा। वर्नन अंकल की आवाज़ अचानक वापस लौट आई। रुक जाइए, उन्होंने आदेश दिया। यहीं पर रुक जाइए सर, मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप इस लड़के को कुछ भी ना बताएं। वर्नन डर्सली से ज़्यादा बहादुर आदमी भी हैग्रिड की गुस्से भरी निगाह से दहल जाता। जब हैग्रिड बोला तो उसका हर शब्द गुस्से के मारे थरथराता। तुमने उसे कुछ नहीं बताया? तुमने उसे कभी नहीं बताया कि उस चिट्ठी में क्या था जो डम्बलडोर उसके लिए छोड़ गए थे? हम वहीं थे। हमने अपनी आंखों से डम्बलडोर को चिट्ठी छोड़ते देखा था। डर्सली, तुम इतने सालों तक उससे ये बात छुपा कर रखी? कौन सी बात छुपा कर रखी? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। ठहर जाइए, मैं आपको मना कर रहा हूँ, आतंकित होकर वर्नन अंकल चीखे। पेटूनिया आंटी ने घबराकर सिसकारी भरी। तुम दोनों भाड़ में जाओ और जाकर अपना सिर धुनो, हैग्रिड ने कहा। तुम एक जादूगर हो हैरी। झोंपड़ी के अंदर खामोशी छा गई। सिर्फ समुद्र और सीटी बजाती हवा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं क्या हूँ? हैरी ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। जादूगर, और क्या? हैग्रिड ने कहा और सोफे पर एक बार फिर बैठ गया, जो उसके बोझ से दबकर कराहता हुआ थोड़ा और नीचे धंस गया। और हम कह सकते हैं कि तुम बहुत अच्छे जादूगर हो, बस तुम्हें कुछ साल सीखने की ज़रूरत है। तुम जिन मम्मी डैडी के बेटे हो, उनका बेटा और क्या हो सकता है। और हमें लगता है अब समय आ चुका है कि तुम अपनी चिट्ठी पढ़ लो। हैरी ने अपने हाथ बढ़ाया और आखिरकार उस पीले लिफाफे को ले लिया जिस पर हरी स्याही में पता लिखा था। मिस्टर एच पॉटर, फर्श, चट्टान पर बनी झोंपड़ी, समुद्र। उसने चिट्ठी बाहर निकाली और पढ़ने लगा। हॉगवर्ट्स और तंत्र का विद्यालय, हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर, ऑर्डर ऑफ मर्लिन, फर्स्ट क्लास, ग्रांड सॉर्सरर, चीफ वॉर्कल, सुप्रीम मगवम्पाई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विजर्ड्स। डियर मिस्टर पॉटर, हमें आपको सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया गया है। आवश्यक किताबों और उपकरण की सूची साथ में लगी है। स्कूल 1 सितंबर से शुरू होगा। हम 31 जुलाई तक आपके उल्लू का इंतज़ार करेंगे। आपकी मिनर्वा मैकगोनागल, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस। हैरी के दिमाग में पटाखों की तरह कई सवाल फूट रहे थे और वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि पहले कौन सा सवाल पूछे। कुछ मिनट बाद अटक कर बोला, वे मेरे उल्लू का इंतज़ार करेंगे? इसका क्या मतलब है?
तूफान की आँख। इससे मुझे याद आया, हैग्रिड ने कहा, और उसने अपने माथे पर इतनी जमकर हाथ मारा कि उससे कोई घोड़ा गाड़ी पलट सकती थी। इसके बाद उसने अपने ओवरकोट के अंदर दूसरी जेब में एक उल्लू निकाला, एक असली जिंदा थोड़ा परेशान दिख रहा उल्लू, एक लंबी कलम और चमड़े पर का एक कागज़ भी। उसने अपने दांतों में जीभ दबाकर उसने चिट्ठी लिखी और हैरी दूसरी तरफ से पढ़ सकता था।